हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट हम कर रहे हैं। इस यूट्यूब वीडियो सीरीज के अंदर हम सभी के सभी इंपॉर्टेंट मॉडल्स जिनके बेस पर एग्जाम में केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले सब्जेक्ट में उनको 100% कवर करेंगे। अगर आपने पहली 4 वीडियोस देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये है लेक्चर नंबर 5, इस वीडियो को आप देखते रहिए। और अगर आप नए हैं, पहले की 4 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च मारकर पहले की 4 वीडियोस भी देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो हमारे स्टाफ का कोई व्यक्ति आपको उनके लिंक्स वहां पर प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि इस YouTube वीडियो सीरीज के अंदर मैंने आपको बोला है कि मैं सभी मॉडल्स जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मॉडल्स जो स्टूडेंट का खून पी जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं, उनको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सिर्फ समझ ही नहीं आएगा, आपको महसूस होगा कि ये मॉडल में आखिर है क्या, ये मॉडल किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या फायदा है। और एग्जाम के अंदर जब कोई बिजनेस प्रॉब्लम लिखी हुई मिलेगी आपको, तो उसको पढ़कर इस मॉडल को इंप्लीमेंट करना आपको बच्चों का खेल लगेगा। आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडी क्या है? केस स्टडी मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो बिजनेस के अंदर आई है। और बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही है, और साथ ही में अगर हम ऐसे लोगों के निष्कर्ष का, उनकी लर्निंग्स का भी इस्तेमाल करें जो बिजनेस के फील्ड में धुरंधर रह चुके हैं, तो क्या कहने। सीए फाइनल, स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले स्टडी मैट के अंदर काफी सारे मॉडल्स की बात की गई है। हालांकि ये मॉडल्स संपूर्ण 100% मॉडल नहीं है, कुछ मॉडल है, यानी कि कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो भी स्टडी मैट के अंदर नहीं है। हम कवर करेंगे सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को जो स्टडी मैट के अंदर है, और इस तरीके से समझेंगे कि हर बात आपको फील हो। तो स्टडी मैट का पेज नंबर 2.18 निकाल लीजिए। हेडिंग है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। निकाल लिया आपने स्टडी मैट का पेज नंबर 2.18, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल मतलब वो मॉडल जो बिजनेस के अंदर आपको एक्सीलेंस अचीव करने में मदद करेगा। कुछ ऐसी बातें वो आपको बताएगा जिनको इंप्लीमेंट करने से आपका बिजनेस दिन 2 गुना और रात 4 गुना तरक्की करेगा। तो ये मॉडल सारे आते हैं बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल्स की इस कैटेगरी के अंदर। देखो, बहुत सारे नियम हैं जो आपके पिताजी भी आपको बताते होंगे। जैसे सुबह सुबह अगर उठकर खाली पेट आपने गर्म पानी पिया, शुरू में 1 गिलास, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर अपने शरीर में कुछ बीमारियां अपने आप हटती हुई दिखाई देंगी। तो ये क्या है? एक सिद्धांत है जिसको अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो फायदे होंगे, और अगर आप चाहें तो ये सिद्धांत कल से लागू करके देखें आप। तो ऐसे नियम जिनको इंप्लीमेंट करने से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो सकती है। कैसी ग्रोथ? हाई ग्रोथ, यू शेप वाली ग्रोथ। यानी पहले बिजनेस नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, सेल्स डे बाय डे कम होती जा रही थी, फिर आपने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि सेल्स रॉकेट बन गई, यू शेप्ड ग्रोथ। तो रॉकेट ग्रोथ के लिए वो नियम बिजनेस में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जो कंपनी के लिए फायदेमंद है। ठीक है? तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के अंदर बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के अंदर हम बात करेंगे EFQM एक्सीलेंस मॉडल की। इसका नाम है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सीलेंस मॉडल। ठीक है, मैंने एक्सीलेंस वर्ड को नहीं लिखा है, समझ जाइए। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करो,
और अगर इंप्रूव नहीं कर सकते तो कम से कम मेंटेन तो करो, क्वालिटी को मैनेज करना। इस मॉडल को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर 30,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस हैं जिन्होंने इस EFQM मॉडल को इंप्लीमेंट कर रखा है और बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त की है। इस मॉडल को समझाने से पहले आपको बता दूं कि इस मॉडल में सीखी हुई बातों को अगर आपने अपने स्टडी करने के तरीके में डाल दिया तो आपको भी यू शेप्ड ग्रोथ मिलेगी, आपका भी आउटपुट बढ़ जाएगा। तो उस समझ के साथ इस मॉडल को हमें समझना है कि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से पॉइंट पर स्ट्रेस करना है। समझ में आई थी बात? तो यह है आपका EFQM मॉडल। देखिए यहां पर 3 बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सिद्धांत दिए गए हैं इस मॉडल के अंदर। तो पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। दूसरा फिर बताया गया है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर 9 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 9 क्राइटेरिया। इन 9 में से पहले 5 फर्स्ट 5 क्राइटेरिया आपको यह बताएंगे व्हाट द कंपनी डज, कि कंपनी क्या करती है, यानी कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कह लीजिए आप, व्हाट द कंपनी शुड डू। और लास्ट 4 आपको बताएंगे व्हाट द कंपनी अचीव्स, यानी कि उन 5 को करके कंपनी क्या अचीव कर लेगी। तो ये हो गए 9 क्राइटेरिया। इसके बाद तीसरी बात इसने बोली है रडार। तो ये 3 बातें बोली गई इस मॉडल के अंदर। सबसे पहले 8 सिद्धांत, उसके बाद 9 क्राइटेरिया। 9 में से पहले 5 ये बताएंगे कि कंपनी को क्या करना चाहिए। अगले 4 ये बताएंगे कि उन 5 को करने से क्या 4 बेनिफिट कंपनी अचीव कर लेगी। और आखिरी में है रडार। रडार बोले तो रीचेक करो, यानी कि फर्स्ट और 2 इंप्लीमेंट करने से फायदा हुआ क्या, जो आप चाहते थे वो मिला क्या, 100 में से 100 नंबर लाने कॉस्टिंग में आए क्या, 8 घंटे पढ़ाई करनी है करी क्या। तो अगर जो रिजल्ट चाहते थे वो अचीव हो गया तब तो कोई बात नहीं, मजा आ गया। लेकिन अगर नहीं अचीव हुआ तब रडार। रडार की फुल फॉर्म है, अभी आपको आगे बताऊंगा। आर की फुल फॉर्म है, ए की फुल फॉर्म है, डी की फुल फॉर्म है, फिर ए की फुल फॉर्म है और आर की फुल फॉर्म है। तो रडार एक शब्द बना है जिसके अंदर मल्टीपल अल्फाबेट है। हर अल्फाबेट का अपना एक मतलब है, उसको अभी हम आगे बताएंगे। तो कुल मिलाकर इस EFQM बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ने बोला 8 सिद्धांत लागू करो पहले 5 क्राइटेरियो पर। अब मैं लिंक कर रहा हूं आपस में, 8 सिद्धांत लागू करो पहले 5 क्राइटेरियो पर, क्राइटेरिया से नहीं क्राइटेरियो पर, और आखिरी के 4 रिजल्ट ले जाओ। यानी कि इन 8 प्रिंसिपल्स में से कोई भी प्रिंसिपल जो बिजनेस को अच्छा लगता हो, उस प्रिंसिपल को कंपनी पहले 5 में से किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर इंप्लीमेंट करे तो जो 4 बच के 9 आखिरी के 4 क्राइटेरिया, उनमें से कोई एक रिजल्ट मिलेगा। समझ में आई बात? 8 प्रिंसिपल में से कोई भी प्रिंसिपल जो बिजनेस को अच्छा लगता हो, उस प्रिंसिपल को पहले 5 में से किसी भी एक क्राइटेरिया पर इंप्लीमेंट करो। ऐसा करने से आपको कोई एक रिजल्ट मिलेगा आउट ऑफ लास्ट 4 क्राइटेरिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहले 5 क्राइटेरिया हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं इनेबलर्स। वो क्राइटेरिया जो रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और लास्ट 4 को बोलते हैं रिजल्ट्स। लास्ट 4 को बोलते हैं रिजल्ट्स। यानी कि 8 प्रिंसिपल दिए EFQM बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में, उस 8 प्रिंसिपल में से किसी भी एक प्रिंसिपल को
आपकी मर्जी है, आप एक प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना चाहें, दो को इंप्लीमेंट करना चाहें, या आठों के आठों को इंप्लीमेंट करना चाहें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप चाहते क्या है अचीव करना। यानी पर्पस के बिना इसको इंप्लीमेंट कर पाना मजा नहीं आएगा। यानी पर्पस होना चाहिए, ठीक है, पर्पस होना चाहिए। मैं आपके ऊपर भी इस मॉडल को इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि आप इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को अगर इनेबलर्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। लिंक कर पा रहे हैं ना आप? एक बार फिर से बताता हूं, अगर इन 8 प्रिंसिपल्स को इनेबलर्स के ऊपर लागू करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि पिताजी द्वारा कही गई 8 बातों को अगर इन 5 चीजों पर लागू करोगे तो फायदा होगा, रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट नहीं मिला तब? नहीं मिला तो रडार, यानी रीचेक करना है यहां पर, रडार। इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से हैं वो 8 प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। यह है पहला प्रिंसिपल, वैल्यू फॉर मनी। यानी कि EFQM मॉडल ने बोला कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप अपने कस्टमर को दे रहे हो ना, इंश्योर करो उसको मजा आ जाए, उसको वैल्यू फॉर मनी मिले। अगर 100 रुपए खर्च करके उसने मैकडी में बर्गर खाया है तो उसके मुंह से निकले वाह क्या बर्गर था, यानी उसे वैल्यू फॉर मनी मिले। प्रिंसिपल नंबर 1, यानी मजा आ जाए। आपने कॉस्टिंग के 2 ही क्वेश्चन करने हैं, मगर उनको इतना डिटेल में करो, डीपली सोचते हुए करो, आराम आराम से खूब टाइम लो, खूब सोचो, अच्छे से करो, इस डीप लेवल से करो कि मजा आ जाए, आपको लगे कि वाह क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ गया। वैल्यू फॉर मनी, आपके लिए मनी क्या है? आपका टाइम। तो वैल्यू फॉर टाइम, अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद आपके मुंह से आह निकल आएगी वाह क्या बात है, आज मैंने पढ़ाई की, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल नंबर 1 EFQM मॉडल का आपने इंप्लीमेंट कर दिया। अब कहां इंप्लीमेंट करा, कौन से इनेबलर्स पे, इसकी बात अभी आगे करेंगे। तो यह है आपका प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2 है क्रिएट ए सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी कि एक ऐसा फ्यूचर इंश्योर करो जो प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल हो। कुल मिलाकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रहा है कि इंप्लॉय को एश्योरेंस दो कि तुम्हारी जॉब सलामत है, तुम्हारी जॉब नहीं जाने वाली। अगर ऐसा आपने इंश्योर कर दिया तो एक अच्छा इंप्लॉय होगा, आपको आउटपुट देगा, आपको क्वालिटी वर्क देगा। और अगर सिर्फ इंप्लॉय रहा तो काम तो करना ही नहीं, तो बात ही अलग है। फिर ऐसे इंप्लॉय को तो नमस्ते बोल देना ही सही है कि आप जाओ। लेकिन क्रिएट ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इंप्लॉय को बता दो कि EFQM मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, घबराओ मत, आपकी जॉब रहेगी। पॉइंट नंबर 3 है आपका डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। बेसिकली यहां पर ये बात कर रहा है कि अपने सभी काम को फुल्ली ऑटोमेट कर दो। जितना कम इंप्लॉइज पर निर्भर रहोगे उतना बेहतर और सेम आउटपुट आपका हमेशा आएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। यानी यहां पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये पॉइंट फोकस कर रहा है फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स की तरफ। वही देखो, ह्यूमन नेचर तो है ही ना, 4 घंटे काम करा, कमर में दर्द हो रहा है, 2 घंटे पढ़ाई करी, घूम के आता हूं, व्हाट्सएप में लग गए, है ना। तो फुल्ली ऑटोमेटेड, देखो आप तो फुल्ली ऑटोमेटेड कर नहीं सकते, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ध्यान देना, जीवन में सफल होने के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और क्रिएटिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग बना दी, गाना गा दिया, एक्टिंग कर दी। भाई साहब, क्रिएटिविटी का मतलब और कुछ भी होता है। कोई प्रॉब्लम बिजनेस में आई, उसको आपने एक नए तरीके से सॉल्व कर दिया, यस इट इज ए क्रिएटिविटी। प्रोडक्ट में कुछ नया फीचर आपने ऐड कर दिया, यस इट इज एन इनोवेशन। अगर आपने बिजनेस प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व कर दिया, बिजनेस ग्रो करेगा। प्रोडक्ट के अंदर नया फीचर डाल दिया, इनोवेशन कर दिया, बिजनेस ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तो यह है आपका चौथा प्रिंसिपल। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 5, विजन, इंस्पिरेशन, इंटीग्रिटी। यहां पर यह बात कर रहा है कि जो भी काम आपको करना है
आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये काम क्यों क्यों कर रहे हैं। सिक्स प्रिंसिपल है आपका मैनेजिंग विद एजिलिटी। बेसिकली यहां पर ये बात कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी, जितना फ्लेक्सिबल होगा काम को करना उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, आज के इस टाइम पर जब कोरोना का कहर पूरे दुनिया के ऊपर है, इस टाइम पर वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बेहतर काम कर पा रही है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के वर्किंग स्टाइल को फ्लेक्सिबल रखा। कभी घर से काम करते हैं, कभी ऑफिस में आके काम करते हैं, कभी घर से काम करते हैं, कभी ऑफिस में आके काम करते हैं। कस्टमर नहीं आ रहा, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ठीक है। बट वो कंपनीज, ये कंपनीज उन कंपनीज के मुकाबले बेहतर काम कर रही हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही नहीं है। तो यह है आपका प्रिंसिपल नंबर 6। प्रिंसिपल नंबर 7 है आपका सक्सीडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल। कहने का मतलब ये इस बात पे फोकस करता है कि टैलेंटेड इंप्लॉई इज एन एसेट फॉर द कंपनी। सस्ते के चक्कर में इंप्लॉयज को मत रखो, कम सैलरी पे काम कर रहा है रख लो, नहीं, वो महंगा पड़ जाएगा। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो टैलेंटेड इंप्लॉई कंपनी के अंदर रखो, प्रिंसिपल नंबर 7। प्रिंसिपल नंबर 8 सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, यानी जो आपका रिजल्ट है उसको मेंटेन करो और इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो। तो ये 8 प्रिंसिपल हैं जो बताए गए EFQM मॉडल पर। अब इनमें से कौन सा प्रिंसिपल कंपनी इंप्लीमेंट करना चाहती है? जैसे अगर मैं आज के डेट की बात करूं तो इनमें से प्रिंसिपल नंबर 6 फ्लेक्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल कंपनीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनके आर्टिकल भी ऑफिस में आया करते थे, वो खुद भी ऑफिस में आया करते थे, अब उनको चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर वो डेवलप करें। इससे क्या होगा? रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम होगी, आर्टिकल घर से बैठकर काम कर पाएगा। कल को जब कोरोना की पोजीशन ठीक हो गई, कोरोना की कोई मेडिसिन आ गई, तब थोड़ा बहुत ऑफिस खोल लो। बट अगर वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर पर फोकस किया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को फायदा होगा। तो प्रिंसिपल नंबर 6 करंट सिचुएशन के अंदर बिजनेसेस को इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि वर्क इजी तरीके से हो। तो ये है आपके 8 प्रिंसिपल। अब देखो, ये रहा आपके इनेबलर्स और ये रहा आपके रिजल्ट। बेसिकली ये क्या है? 9 क्राइटेरिया। इनेबलर्स कितने हैं जी? टोटल 5 है। रिजल्ट्स कितने हैं जी? टोटल 4 है। देखो, इनेबलर नंबर 1 है आपका लीडरशिप, इनेबलर नंबर 2 है पीपल, इनेबलर नंबर 3 है स्ट्रेटेजी, इनेबलर नंबर 4 है पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज। फोकस करना वर्ड रिसोर्सेज के ऊपर। इनेबलर नंबर 5 है प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यहां तक पढ़ी हुई बातों को अगर मैं जोड़ूं तो EFQM मॉडल क्या बोलता है? 8 प्रिंसिपल में से जो प्रिंसिपल आपको अच्छा लगता हो, जिस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उस प्रिंसिपल को इन पहले 5 इनेबलर्स में से किसी भी एक पर इंप्लीमेंट करो, आपको अगले 4 में से कोई रिजल्ट मिलेगा। जरा ध्यान देना, अगर मैं प्रिंसिपल नंबर 4 को, ध्यान देना जरा, अगर मैं इनोवेशन, अगर मैं प्रिंसिपल नंबर 4 जरा ध्यान देना, प्रिंसिपल नंबर 4 क्या बोलता है? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अगर मैं प्रिंसिपल नंबर 4 को इनेबलर नंबर 4 पर इंप्लीमेंट कर दूं, 4 क्या है? रिसोर्सेस। यानी कि अगर मैं इनोवेशन दिखाऊं, रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने में, जोड़ पा रहे हो? अगर मैं क्रिएटिविटी दिखाऊं रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने में, तो मुझे क्या मिलेगा? रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट नंबर 4 क्या है? बिजनेस रिजल्ट। यानी कि प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, कॉस्ट में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिंक कर पा रहे हो? 8 प्रिंसिपल में से कोई भी प्रिंसिपल किसी भी इनेबलर्स पर इंप्लीमेंट करो और रिजल्ट चारों में से कोई एक। तो रिजल्ट, पीपल रिजल्ट, कस्टमर रिजल्ट, सोसाइटी रिजल्ट। अच्छा, एक बार फिर से बताता हूं एग्जांपल को। प्रिंसिपल नंबर 4
जो कि बोलता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो अगर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को हम इनेबलर नंबर 4 रिसोर्सेज पर इंप्लीमेंट करें, यानी रिसोर्सेज को यूज करने में अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करें और कोई नया तरीका इनोवेट करें, तो हमें क्या मिलने वाला है? रिजल्ट नंबर 4, यानी बिजनेस रिजल्ट। कॉस्ट में कमी आएगी, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। समझ में आई आपको? अगर समझ में आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मजा आ गया। कोई ऐसी बात लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में जिससे मुझे फील हो, फीलिंग की बात कर रहा हूं, मुझे फील हो कि हां, जो डीप नॉलेज या जितनी डेप्थ के अंदर मैं इनको पढ़ा रहा हूं, इनको मजा आ रहा है। क्या मुझे अपने इन क्लासेस को और डेप्थ करना चाहिए या फिर ये सफिशिएंट है? सर इतना बहुत है, मजा आ रहा है बहुत। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता पड़ेगा, मेरी टीम मुझे बताएगी सर बच्चों को मजा आ रहा है, सर वीडियोस के ऊपर काफी लाइक आए हैं, काफी व्यूज आए हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब देखो जरा मैंने भी क्या करा है, मैं भी जरा चेक करूं मैं क्या कर रहा हूं। तो जरा ध्यान देना, मैंने पॉइंट नंबर 4 ही ले लो आप। पॉइंट नंबर 1 लो, मेरा है पॉइंट नंबर 1, मेरा प्रिंसिपल नंबर 1, वैल्यू फॉर मनी। आप क्या हो मेरे? स्टूडेंट। अगर बिजनेस की टर्म में बोलूं तो कस्टमर बोलना पड़ेगा, अगर बिजनेस की टर्म में बोलूं तो कस्टमर बोलना पड़ेगा। वैल्यू फॉर मनी, मनी क्या आपके लिए? आपका टाइम। यूट्यूब पर क्या दे रहे हो आप मेरे को? टाइम दे रहे हो, तो टाइम इज योर कॉस्ट। उस कॉस्ट को देने के बाद, उस कॉस्ट को खर्च करने के बाद जो आपको मैं दे रहा हूं, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा है? यानी कि प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1 मैंने इनेबलर नंबर 4 पे लगाया है। मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या है? मेरा टाइम, मेरी एनर्जी। अब जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा सेटअप, इसके बाद में एडिटिंग होगी, रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल नंबर 1 वैल्यू फॉर मनी देने के लिए जो मैंने रिसोर्सेज पे काम किया है, इनेबलर्स पे काम किया है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 2 चीजें मिल सकती हैं यहां पर। पहला, पीपल रिजल्ट्स। एक तो जो नीचे कमेंट करोगे आप, बताओगे तो मुझे मालूम पड़ेगा यार स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, स्टूडेंट अच्छा लग रहा है। दूसरा, बिजनेस रिजल्ट, ये भी मुझे मिलेगा। क्यों? जब आपको लगेगा लेक्चर अच्छा है तो आप लेक्चर खरीदोगे। यस और नो? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, सही बात है। तो ये क्या है? EFQM मॉडल। अब मैं बात करता हूं आपकी, आप कैसे EFQM मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके लिए कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल नंबर, आप भी रखो प्रिंसिपल नंबर 1, वैल्यू फॉर मनी। प्रिंसिपल नंबर 1 को आप इंप्लीमेंट करो, रिसोर्सेज ही बचा आपके ऊपर भी, रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल नंबर 1 को, यानी जो आपका टाइम है, वैल्यू फॉर मनी दो उसको इंप्लीमेंट करो आप अपने रिसोर्सेज पर। आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा आपके लिए? आपके लिए बिजनेस रिजल्ट मतलब अच्छे मार्क्स, रैंक, सैलरी में इंप्रूवमेंट। इट इज ए बिजनेस रिजल्ट, ठीक है ना? तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अच्छा, तो ये मैंने बात कर दी पहले 8 प्रिंसिपल्स की, अगले 9 क्राइटेरियो की। उन 9 में पहले 5 को बोलते हैं इनेबलर्स, जो इनेबल करने में, रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करते हैं। और अगले 4 हैं रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आते हैं। तो पीपल रिजल्ट, कस्टमर रिजल्ट, सोसाइटी रिजल्ट एंड बिजनेस रिजल्ट। अच्छा, पीपल रिजल्ट में क्या आएगा? पीपल रिजल्ट का मतलब है पीपल्स का सेटिस्फाइड होना। पीपल के अंदर यहां पर इंप्लॉय आ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने प्रिंसिपल नंबर 3 इंप्लीमेंट कर दिया इनेबलर नंबर 4 पर, तो मुझे क्या मिल सकता है? पीपल रिजल्ट्स। यानी कि फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन लेकर आ गया मैं, रिसोर्सेज पर इस्तेमाल कर दिया, तो मेरे इंप्लॉय क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड। मेरे इंप्लॉय क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड। कैसे? वीडियो एडिटिंग करने के अंदर पहले मेरे इंप्लॉय को लगता था मान लो 1 घंटा, अभी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, मैंने उसे खरीद लिया, अब मेरा वही इंप्लॉय उस वीडियो को सिर्फ 15 मिनट में क्या कर पा रहा है? एडिट। तो मुझे क्या मिलेगा? पीपल रिजल्ट, उसका सेटिस्फैक्शन। वो बोलेगा सर आप हमारे बारे में भी सोचते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से EFQM मॉडल का इस्तेमाल कंपनी करती है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि यूरोप के अंदर 30,000 से भी ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन EFQM मॉडल को इंप्लीमेंट करती हैं बिजनेस के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये मॉडल ढंग से समझ में आ गया होगा, फील हो गया होगा आपको, बोलते ना फीलिंग्स में आपको घुल गया होगा। आपके मन में ये मॉडल घुल जाना चाहिए। अगर घुल गया है तो मजा आ गया है। अब बात करते हैं जी आगे। ये है जी आपका रडार। रडार, जरा ध्यान देना, रडार के अंदर 5 अल्फाबेट हैं।
RADAR, ये किससे मदद करता है? परफॉर्मेंस को चेक करने में। भाई आपने EFQM मॉडल को इंप्लीमेंट किया तो जो परफॉर्मेंस आप चाह रहे थे, जो रिजल्ट आप चाहते थे, क्या वो अचीव हुआ? उसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रडार। रडार के अंदर R का मतलब है रिजल्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? रडार, आपके डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, यानी आप क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप, दूसरा ए है अल्फाबेट ए से अप्रोचेस। तो यह है आपका रडार का सेकंड स्टेप। ए, इनोवेशन इन रिसोर्सेज किया था अभी हमने, इनोवेशन इन रिसोर्सेज, प्रिंसिपल नंबर 4, रिसोर्सेज इनेबलर नंबर 4, तो इनोवेशन इन रिसोर्सेज। तो यह स्टेप नंबर 2, कौन सी अप्रोच आपने डेवलप की, है ना, कौन सी अप्रोच आपने डेवलप की। और स्टेप नंबर 3 में है इंप्लीमेंट की, यानी डी मीन्स डिप्लॉय, यहां पर मतलब है इंप्लीमेंट, और यहां पर क्या है? डेवलप करना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा था कि प्रिंसिपल नंबर 1 इनेबलर नंबर 4 पर इंप्लीमेंट करके मैं क्या चाहता हूं? रिजल्ट 2, पीपल रिजल्ट एंड बिजनेस रिजल्ट। तो ये क्या है? आपका डिप्लॉय, यानी रिजल्ट, अप्रोचेस, डिप्लॉय। और उसके बाद आपका स्टेप नंबर 4 क्या है? एसएस। स्टेप नंबर 4 क्या है? एसएस। एसएस मतलब कैलकुलेट रिजल्ट। चेक करो कि जिस रिजल्ट को ढूंढने आप निकले थे, क्या वो मिला? जिस पर्पस के लिए आपने इस EFQM मॉडल को इंप्लीमेंट किया था, क्या वो अचीव हुआ? क्या वो अचीव हुआ? अच्छा, अचीव नहीं हुआ तब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, रिफाइन। रिफाइन मतलब रीडिप्लॉय, रिफाइन मतलब रीडिप्लॉय, फिर से शुरू करो, रीडिप्लॉय। तो रडार का मतलब क्या है? रिजल्ट, अप्रोचेस, डिप्लॉय, एसेस, रीडिप्लॉय। जो चाहते थे उसे अचीव करने के लिए प्लान बनाओ, प्लान बनाकर इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करने के बाद चेक करो रिजल्ट आ गया क्या? रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात, रिजल्ट नहीं आया तो फिर से रिफाइन यानी रीडिप्लॉय। समझ में आ गए पांचों स्टेप? तो ये था आपका EFQM बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सीलेंस मॉडल। 8 क्राइटेरिया, 5 इनेबलर्स, 4 रिजल्ट, और आखिरी में चेक करने के लिए रडार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 2.28 पर। पेज नंबर 2.28 पर, पेज नंबर 2.28। तो EFQM मॉडल कैसे आप पढ़ाई पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको समझाया मैंने, अगर आपको यह बात समझ में आई और अगर आपको लगता है कि EFQM मॉडल को इंप्लीमेंट करने के बेनिफिट हैं, आखिर कोई तो रीजन है कि 30,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर चुकी हैं यूरोप में, कुछ तो है ना। अगर ग्रेटर मार्केट शेयर है, इसका मतलब है कि कोर कॉम्पिटेंसी है। समझ में आई बात? पुराने लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस 3 टेस्ट होते हैं, उसमें क्या है? टेस्ट नंबर 2 था ग्रेटर मार्केट शेयर। इसका मतलब अगर 30,000 से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया है, EFQM मॉडल को, तो कुछ तो बात इसके अंदर जरूर है। अब बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आखिर होता क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो देखो, सप्लाई करने की एक सीक्वेंस होती है। कस्टमर को कुछ सप्लाई करना है तो उसके पहले कुछ करना पड़ता है ना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं सप्लाई चेन। क्या क्या काम करने पड़ते हैं?
सबसे पहले वेंडर से मिलना पड़ता है, उसको बोलना होता है कि इतनी क्वांटिटी के अंदर ये वाला रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री के अंदर पहुंचा दो। मटेरियल फैक्ट्री में पहुंचने के बाद प्रोड्यूसर जो होते हैं वहां के, जो वहां के प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि साहब रॉ मटेरियल आ गया है, आप अच्छी क्वालिटी वाला, गुड क्वालिटी वाला फिनिश गुड्स तैयार कर दो। उसने भी अपना काम कर दिया। फिर आप गए वेयरहाउस कीपर के पास कि ये फिनिश गुड्स बन गया है, इसको वेयरहाउस में रख लो। उसने रख लिया। उसके बाद आप गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या करता है? फिनिश गुड्स वेयरहाउस से उठाकर किसको देता है? रिटेलर को, उन दुकानदारों को जो आपके एरिया के अंदर छोटी छोटी दुकानें लेकर मॉल्स में, आपकी गलियों में, आपके मोहल्ले में बैठे, वो फिर अल्टीमेटली कस्टमर को सेल करते हैं फिनिश गुड्स। तो देखा आपने, यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है, यहां पर एक चेन है, एक सप्लाई चेन है, यानी कि सभी काम एक सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे मुझे यहां पर एक एक चीज याद आ रही है, एक छोटा सा जोक है, आपको बताता हूं, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी सी हंसी आए। एक लड़की थी जिसकी एज थी, मान लीजिए वो ग्रेजुएट हो चुकी थी। जोक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करके आपको बताऊंगा, लेकिन हल्का सा मुझे ध्यान आ गया, ऐसा जोक था सीक्वेंस के ऊपर। तो वो ग्रेजुएशन में आ गई थी, लड़की ग्रेजुएशन में आ गई थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। तो पिताजी ने पूछा, भाई कि क्या करने का प्लान है आगे क्या करोगी? तो उनकी बेटी ने बोला कि पहले तो करूंगी पढ़ाई, ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद सीए कोर्स करूंगी। उसने बोला कि पहले कॉलेज को एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, उसके बाद सीए करूंगी, साथ में नहीं करूंगी। पिताजी ने कहा ठीक है और बताओ? बोला उसके बाद करूंगी सीए करने के बाद कोई सरकारी कंपनी में जॉब पकड़ूंगी, सरकारी कंपनी में गवर्नमेंट जॉब, काम मन किया तो कर लिया, वरना कोई बात नहीं, सैलरी तो महीने के आखिर में अकाउंट में आ जानी है, मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज। अच्छा, पिताजी ने बोला उसके बाद? तो बोला कि सीए बन जाने के बाद कम से कम 2 से 3 साल जॉब करूंगी, उस टाइम पे मैरिज नहीं करूंगी, 3 साल के बाद फिर पिताजी आप मुझसे बोला मैरिज करने के लिए। पिताजी ने बोला ठीक है, उसके बाद? तो बोली उसके बाद जब मैरिज हो जाएगी ना, तो फिर मुझे फोर्स मत करना तुरंत कि बेबी पैदा करो, कम से कम 2 साल का मुझे वक्त देना, उसके बाद फिर बेबी को प्लान करूंगी और बेबी को पैदा करूंगी। तो पिताजी ने पूरी बातें सुन ली और आखिरी में जाते जाते बस एक बात छोटी सी बोल के गए। हो सकता है इस लाइन पर कुछ स्टूडेंट को हंसी ना आए, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे बोलूंगा और वो आप कैसे फील करेंगे। तो पिताजी ने ये कहा कि मेरी प्यारी बेटी, आपने जो बताया है आप प्लीज उसको उसी सीक्वेंस में करना, सीक्वेंस को आगे पीछे मत कर देना, ऐसा नहीं कर देना कि बेबी मैरिज से पहले, समझ गया ना, इशारों में। तो सीक्वेंस को तोड़ मत देना, सीक्वेंस को तोड़ा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को करना पड़ेगा और उस पूरी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से मैनेज करना ही कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है सिंपली मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहला पॉइंट आता है उसके अंदर कस्टमर की डिमांड। तो मैं आपको बताऊं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट 8 चीजों को मैनेज करने पर जोर देती है कि 8 चीजों को प्रॉपरली मैनेज करो। सबसे पहली चीज है कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड। अच्छा, यहां पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जो कभी आपको बताया, इससे आपको मतलब इससे आपको समझने में अच्छा लगना चाहिए, कुछ और महसूस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जोक मतलब छोटे छोटे जिससे आपको समझने में अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छी है, हमको समझ में आया और लेक्चर करते करते हंसने का मौका मिल गया, तो अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं किसी प्रकार के जोक में कंटिन्यू करता रहूं किसी वीडियो के अंदर, जब भी मेरे मन में आए, अपने आप को रोको नहीं, जो मेरे दिल में आए मैं आपको बता दूं, सुना दूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वरना मुझे लगेगा यार जोक पे कोई ऑफेंड ना हो जाए, कोई फीमेल गलत ना समझ ले, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। मेरा इंटेंशन बस ये है कि मेरे मन में एक जोक आया, मैंने कहा ठीक है सीक्वेंस के ऊपर एक अच्छा जोक है कि सीक्वेंस को बेटा मेंटेन करना, इसे आगे पीछे मत कर देना, तो आपको ये बात याद रह जाएगी। मेरा सिर्फ इतना सा इंटेंशन था इस जोक के पीछे। तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, अगर इस प्रकार के जोक करने से आपके सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं, आपको समझने में अच्छा लगता है, तब मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। लेकिन किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं तो इसको मैं फ्यूचर में कभी भी नहीं करूंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बात जरूर बताएं मुझे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट लौट के आते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट ऑफ 8 थिंग्स। 8 चीजों को मैनेज करना, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहला है कस्टमर की डिमांड। कस्टमर की डिमांड से मेरा मतलब है ये मालूम होना चाहिए कंपनी को कि कस्टमर चाहता क्या है।
नॉलेज ऑफ व्हाट कस्टमर नीड्स। अगर आज की डेट की बात करूं तो कोरोना की इस महामारी के टाइम पर क्या चाहता है पूरा हिंदुस्तान? इसकी मेडिसिन, इसकी वैक्सीन। तो इट इज ए कस्टमर डिमांड। दूसरा पॉइंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्लो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया MFD, ये है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज करो जिससे फिनिश गुड्स बने, यानी डू ऑल द एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। थर्ड है आपका प्रोडक्ट लॉन्च। फिनिश गुड्स बन गया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। चौथा पॉइंट है आपका कस्टमर ऑर्डर, यानी कस्टमर ने अगर ऑर्डर दिया है, सप्लाई करना है उसको, तो लॉजिस्टिक्स से एग्रीमेंट करो, उनको डिस्पैच करना है। कहां रहते हैं वो? दिल्ली में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कहां पे रहते हैं वो? तो आप एग्रीमेंट करो और उनको डिस्पैच करो। फिफ्थ पॉइंट है रिटर्न्स मैनेजमेंट। रिटर्न्स मैनेजमेंट से मतलब है कि अगर कोई फिनिश गुड्स जो कस्टमर को डिफेक्टिव सप्लाई हो गया है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली रिप्लेस कर दो, उसको टाइमली रिपेयर कर दो, उसमें डिले मत करो। सिक्स पॉइंट है आपका कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ जितने अच्छे रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सको उतना ही बेहतर है। कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करो। पॉइंट नंबर 7 है आपका सप्लायर रिलेशनशिप। ध्यान देना, मैंने शॉर्ट में एस लिख दिया, SS, समझ जाना सप्लायर। सप्लायर के संग भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो व्यक्ति आपको सप्लाईज करता है उसके संग अच्छे रिलेशन है, मतलब आप उसको टाइम पे पेमेंट करो, उसको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर दो, ताकि वो कहीं ना कहीं आपसे इनकम कमाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। और एक बार सप्लायर आपके ऊपर डिपेंड हो गया इनकम के लिए, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए सप्लाईज के लिए, तो इससे दोनों को बेनिफिट होगा, म्यूचुअल बेनिफिट। तो सप्लायर के संग अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। अगला पॉइंट है कस्टमर सर्विस अरेंजमेंट। कस्टमर सर्विस अरेंजमेंट यानी कस्टमर को टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करें। यानी अगर फिनिश गुड्स मोबाइल फोन है तो उसके सर्विस सेंटर प्रॉपर होने चाहिए, ताकि कस्टमर को दिक्कत अगर आए तो वो उसको ठीक करवा पाए। तो ये 8 चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना ही कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इनको चाहो तो आप नोट कर लो। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आएगा, इसके अंदर पढ़ने में मजा आएगा। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर 2 प्रकार की सप्लाई चेन होती है। एक का नाम है पुश मॉडल और एक का नाम है पुल मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं पुश मॉडल की। पुश माने क्या होता है? धकेलो। अगर मैं इसको सप्लाई से लिंक कर दूं तो ये मॉडल पहले तो पुराना है। पहले क्या होता था? पुश मॉडल, कस्टमर को जो तुम दोगे वही तो खरीदेगा वो। कस्टमर को जो तुम दोगे वही तो खरीदेगा वो। यानी कि जो फिनिश गुड्स मार्केट में अवेलेबल है उसको उसे ही खरीदना पड़ेगा। कस्टमर के पास आज के 20 साल 30 साल पहले ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। अभी क्या है? मान लीजिए मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, इंडिया में नहीं मिलता वो, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसे आउटसाइड इंडिया से खरीद सकता हूं, इंपोर्ट कर सकता हूं। और इस इंपोर्ट को करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो लीगली ऑथराइज्ड है, सेफ एप्लीकेशन है। उस पर ऑर्डर को प्लेस करो, पेमेंट करो, डिस्पैच आपके घर पर। मतलब इंडिया के बाहर से आपने इंडिया में माल मंगा लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंडिया में जो बिक रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। इंडिया में कोई मोबाइल फोन है जो मुझे पसंद है और इंडिया में नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑनलाइन ट्रस्टेड वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करा, आउट ऑफ इंडिया से मेरे घर पर डिलीवर होकर गया। उसमें गारंटी भी है, वारंटी भी है। कल को अगर दिक्कत आई तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूं उसको।
तो इससे क्या हुआ कि आज के जमाने के अंदर कस्टमर वो खरीदना चाहता है जो वो चाहता है। तो आज के जमाने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोड्यूस करना चाहिए जो कस्टमर चाहता है। लेकिन आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले कस्टमर वो खरीदता था जो मार्केट में अवेलेबल था। तो पहले चलता था पुश मॉडल, धकेलो पुश मॉडल, यानी जो माल आपने सरका दिया कस्टमर को वही खरीदना पड़ेगा। कस्टमर दुकान पे आया, यही वाला फोन है, ये लो, लेना तो नहीं वरना कोई बात नहीं। ये कहानी 30 साल पहले की थी, 20 साल पहले की थी। अभी ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसे पुश करके रखा ना माल को, वो पुल कर देगा, बोलेगा छोड़ो भैया ऑनलाइन कर लूंगा ऑर्डर। तो पुश मॉडल में क्या होता था? पुश मॉडल के स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है सप्लायर का। सबसे पहला कंपनीज क्या करती थी? फोरकास्ट करती थी, अनुमान लगाया करती थी कि कितनी यूनिट्स कस्टमर खरीदेगा किस प्रोडक्ट की। नमक बनाती है तो कितना नमक बिक सकता है, कितना नमक बिक सकता है, तो उसको फोरकास्ट करते थे लोग सेल्स को कि कौन सा आइटम कितना बिकेगा। आइटम तक को फोरकास्ट करते थे, अरे यार ये वाला आइटम बनाओ ये खरीदेंगे लोग, ये वाला आइटम बनाओ खरीदेंगे लोग। अब की टेक्निक क्या है? अरे लोग ये खरीदना चाहते हैं, इसको बनाओ। बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, बहुत ही बारीक सा। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, चलो आज से तो आगे करूंगा, तो पहले पुश मॉडल की बात कर रहा था मैं। सबसे पहले फोरकास्ट करते हैं कितनी सेल्स होगी पर्टिकुलर आइटम की, फिर उतना प्रोड्यूस करने के लिए सप्लायर से खरीदते हैं रॉ मटेरियल। तो स्टेप नंबर 1 सप्लायर से खरीदा रॉ मटेरियल। स्टेप नंबर 2 अब मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर देगा। स्टेप नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से फिनिश गुड्स लेकर वेयरहाउस में रख लेगा आपने। स्टेप नंबर 4 रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से फिनिश गुड्स खरीद लेगा। स्टेप नंबर 5 अब कस्टमर रिटेलर से फिनिश गुड्स खरीद लेगा। तो देख रहे हो सीक्वेंस स्टार्ट कहां से होगा? पर्टिकुलर आइटम की कितनी क्वांटिटी कस्टमर खरीदेगा इस बात के एस्टिमेशन से। तो यह है पुश मॉडल, यह है पुराना मॉडल। अभी क्या आ गया जी? अभी आ गया आपका पुल मॉडल। पुल मॉडल में क्या बोलते हैं? ये आज के जमाने का सप्लाई चेन मॉडल है, आज के मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट का सप्लाई चेन मॉडल है पुल मॉडल। वो बेचो जो कस्टमर खरीदना चाहता है। अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो कोरोना के इस महामारी के वक्त हिंदुस्तान क्या खरीदना चाहता है? मेडिसिन जो कोरोना बीमारी को ना होने दे, कोविड-19 वाली बीमारी को ना होने दे। ऐसे में बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने एक प्रोडक्ट निकाला है जो 600-650 रुपए का है और उसका नाम रखा है कोरोनिल। हो सकता है भविष्य में इसका नाम चेंज हो जाए, बट मार्केट में तो यही बोल के बेच रहे हैं वो कोरोनिल। क्या लग रहा है आपको? कोरोना, कोरोनिल, मेडिसिन, बाबा रामदेव, 600 रुपए रिकवरी रेट है, कस्टमर खरीदेगा। तो ये क्या है? आज के जमाने का सप्लाई चेन मॉडल। और आज के जमाने का क्या है? पुल मॉडल। आज के जमाने के मॉडल को बोलते हैं पुल मॉडल। तो आपको ये बात समझ में आई कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कितने प्रकार की सप्लाई चेन होती है, और आज के इस बदलते हुए जमाने के अंदर कौन सी सप्लाई चेन ज्यादा कामयाब है। तो आज के इस जमाने में ज्यादा कामयाब है आपकी पुल मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। पेज नंबर 2.44 पे आ जाओ। पेज नंबर 2.44 निकाल लो स्टडी मैट में, पेज नंबर 2.44। तो आपको इन मॉडल्स को समझने के बारे में बाद में कैसा फील हो रहा है? बिजनेस की समझ क्या बढ़ रही है आपकी? कैसे क्वालिटी को इंप्रूव करें, कैसे चीजों को तय करें, कैसे डिसाइड करें, कैसे क्या चीज इंप्लीमेंट करें कि फायदा हो, कैसे डिसीजन लें। और उन विख्यात लोगों के नाम जो पहले आपको डराया करते थे, मिस्टर माइकल पॉटर। मे भी आप डरते हो यार ये क्या नाम है, याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज आपको पता है ये कितने गुणी व्यक्ति हैं वो। मिस्टर डीमिंग, मिस्टर जोसेफ, ये वो लोग हैं जिनके नाम भले ही हिंदुस्तानी ना हो मगर नॉलेज इनकी जबरदस्त है। और आज की दुनिया में सलाम है नॉलेज को। जिसके पास जितनी ज्यादा और बेहतरीन नॉलेज है दुनिया सलाम करती है उसको। यानी कि अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है
कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस किया था हमने। अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है, आपके पास यूनिक स्किल है, तो आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं। पेज नंबर 2.44 गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक को पहले मैं कवर नहीं करने वाला था, लेकिन अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने देखा एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया और बताया कि सर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी आप डिटेल में डीप तरीके से समझा देना। तो देखो, गेन शेयरिंग इसका मतलब क्या है? आपस में मुनाफे को बांट लेना। इसे बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट काफी तरीके से होता है। मैं आपको स्टडी मैट से अलावा ही बताऊंगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट काफी तरीके से होता है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रॉफिट में थोड़ी सी हिस्सेदारी दे देती है, उसको भी क्या बोल सकते हैं हम? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। कंपनी मुनाफा कमाएगी, उसको कंपनी अपने एम्प्लॉयज के संग शेयर कर रही है, इट इज अ गुड साइन। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज को ऐसी फीलिंग आएगी कि ये कंपनी मेरी है, ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और ये कंपनी अगर पीछे रह गई तो मैं पीछे रह गया। अब सोचो, अगर किसी कंपनी के अंदर सिर्फ 100 एम्प्लॉय हैं और 100 के 100 एम्प्लॉय इस कंपनी को अपना मानते हैं, अपना, तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी, ये बात तय है। 100% ये बात तय है कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। यहां पे मैंने बात करी एम्प्लॉयज की, यही बात करता हूं मैं सप्लायर के संग हुए एग्रीमेंट की। देखो, सप्लायर का क्या पर्पस है? सप्लाई करो, पेमेंट ले लो, काम खत्म। सप्लाई करो, पेमेंट ले लो, काम खत्म। लेकिन ध्यान देना जरा, अगर आप यानी कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी अपने उस सप्लायर को आइडेंटिफाई कर पाए जो सप्लायर इस कंपनी की सेल्स में इंप्रूवमेंट कर देता हो, तो वो सप्लायर आउटसाइडर नहीं, वो तो अपना आदमी है। अगर सप्लायर कुछ भी ऐसा करे जिससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, तो वो सप्लायर कोई दूसरा नहीं, अपना है। इस बात को पहचान लो और सप्लायर को भी गेन में थोड़ा शेयरिंग दे दो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए एक कंपनी है, यह कंपनी अपने फिनिश गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए का इस्तेमाल करती है। यह रॉ मटेरियल ए सप्लायर देता है जिसका नाम है, मान लो, मिस्टर बी। क्या नाम है इसका? मिस्टर बी। तो मिस्टर बी से रॉ मटेरियल ए लेकर कंपनी फिनिश गुड्स बनाती है, मार्केट में बेचती है। अब मिस्टर बी को पता पड़ा कि जो रॉ मटेरियल ये इस कंपनी को सप्लाई करता है, इससे बेहतर क्वालिटी का एक रॉ मटेरियल सप्लायर की नॉलेज में आया है। सप्लायर को मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान के बाहर इस प्रकार का रॉ मटेरियल मिलता है, मान लो उसका नाम है रॉ मटेरियल सी। क्या नाम है उसका? रॉ मटेरियल सी। यानी सप्लायर को मालूम पड़ा कि इंडिया के बाहर एक रॉ मटेरियल सी है, वो रॉ मटेरियल ए से बेहतर है, प्लस रॉ मटेरियल ए से सस्ता है, बेहतर भी है, सस्ता भी है। किसको मालूम पड़ा? सप्लायर को। तो सप्लायर ने कंपनी के मैनेजमेंट को बोला कि आप रॉ मटेरियल ए को ना खरीद कर रॉ मटेरियल सी को खरीदो, आपको फायदा होगा। तो टॉप मैनेजमेंट क्या बोलेगा? हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल ए को यूज करके फिनिश गुड्स बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं और पूरे साल का मुनाफा हम कमा रहे हैं, मान लो 100 करोड़। कितना? 100 CR। तो कंपनी ने बोला कि हम तो भैया रॉ मटेरियल ए को ही यूज करते रहेंगे। फिर सप्लायर मिस्टर बी ने बोला, देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल सी इससे बेहतर है और इससे कम कॉस्ट पर आराम से मिल जाएगा। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, कि रॉ मटेरियल ए मेरे पास अब सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। जिनसे मैं रॉ मटेरियल ए खरीदा करता था, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। अब बताओ, क्या टॉप मैनेजमेंट साहब आप रॉ मटेरियल सी का इस्तेमाल करोगे? हो सकता है अब भी टॉप मैनेजमेंट मना कर दे, वो बोल दे कि नहीं, हम मार्केट में ढूंढेंगे कि कौन सप्लायर रॉ मटेरियल ए बेच रहा है। किसकी दिक्कत बढ़ गई? अब सप्लायर की। सप्लायर ने अब तीसरा पासा फेंका, तीसरी गोली फेंकी और अब बोला उसने कि एक काम करते हैं टॉप मैनेजमेंट साहब, आप रॉ मटेरियल ए की जगह रॉ मटेरियल सी का इस्तेमाल करें मेरे कहने से।
आप मेरे कहने से रॉ मटेरियल ए की जगह सी का इस्तेमाल करें। आप मुझे पेमेंट मत करना, आपसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, सारा मटेरियल अपनी जेब से दूंगा। 1000 यूनिट्स तक का, 1000 यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाओ रॉ मटेरियल सी से, मेरे कहने पर, आपका कोई खर्चा नहीं। अगर इस फिनिश गुड्स को बनाने से आपकी सेल बढ़ी, अगर इस फिनिश गुड्स को बनाने से आपकी सेल बढ़ी और आपका मुनाफा 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गया, तो जो वो एक्स्ट्रा 20 करोड़ बढ़े है ना, उसका रीजन मैं नहीं, मेरा रॉ मटेरियल सी है। अब मैं उस बढ़े हुए 20 करोड़ के गेन में से शेयरिंग लेना चाहूंगा। अब मैं उस बढ़े हुए 20 करोड़ के गेन में से शेयरिंग लेना चाहूंगा। इसको बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। समझ में आई बात? प्रैक्टिकली कैसे लगता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट? सप्लायर ने रिस्क लिया, यस। क्यों? उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसका बायर उसके हाथ से निकल रहा था, उसके पास रॉ मटेरियल ए नहीं था। उसने बोला ठीक है, मरता क्या ना करता। रॉ मटेरियल ए 1000 यूनिट्स बनाने के लिए आप मुझसे बिना किसी कॉस्ट के लो। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया, फिनिश गुड्स की क्वालिटी बढ़ गई, आपकी सेल बढ़ गई, तो जितना भी एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा आपको बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल सी, उस गेन के अंदर हम 50-50 शेयर करेंगे। 20 करोड़ का एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ, 10 करोड़ आप रख लेना, 10 करोड़ मैं रख लूंगा। इस गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर हो सकता है मिस्टर बी को 1 भी रुपया ना मिले, पॉसिबिलिटी है। हां, मिस्टर बी ने यहां पर रिस्क लिया है, लेकिन सोचो उसने भी तो किया हुआ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कस्टमर हाथ से निकल रहा है, इसे मार्केटिंग कॉस्ट मानते हुए दे दो। कस्टमर हाथ से निकल रहा है, इसे मार्केटिंग कॉस्ट मानते हुए दे दो। उसी के बाद मिस्टर बी ने निर्णय लिया कि 1000 फिनिश गुड्स की यूनिट बनाने के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल सी मैं इस कंपनी को फ्री में दूंगा, विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर इस मटेरियल को यूज करने पर कंपनी की सेल नहीं बढ़ी, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा, कंपनी के फिनिश गुड्स में क्वालिटी नहीं बढ़ी, तो हो सकता है कि मिस्टर बी को 1 रुपया भी ना मिले। तो यह है आपका गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी कि प्रैक्टिकली कैसे सप्लायर के संग भी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है। और वो वक्त लगभग हो चला है। चलो आज के इस लेक्चर को यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं और मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दें, ताकि इससे मुझे और मेरी टीम को भी पता पड़ जाए कि आपको गेन हो रहा है। तो उस गेन को मैं भी शेयर करना चाहूंगा, मैं भी मोटिवेशन लेना चाहूंगा, मुझे भी फीलिंग आए कि मजा आ गया। आपको फीलिंग आ रही है, मजा आ गया, तो आपको जो फीलिंग आ रही है नीचे लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ। उस गेन को मेरे संग भी शेयर करो, तो मेरे को पता लगेगा और मेरे मुंह से निकलेगा कि YouTube पर इस वीडियो को डाला और बच्चों को इतना अच्छा लगा, इतने व्यूज आए, इतने लाइक आए, तो मेरे दिल से भी निकले कि वाह मजा आ गया। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।